नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट का रिजल्ट आ चुका है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, बेहतरीन रिजल्ट रहा बिहार स्टेट का। और बिहार स्टेट पीजीटी हिस्ट्री की बात करूंगा, विशेषकर मैं अपने सब्जेक्ट इतिहास की बात करूंगा। पेपर 2 का लगभग 80% यहाँ पर रिजल्ट बना है। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का 80% रिजल्ट बना है, मतलब 80% लड़के पास हो गए। मतलब 5 में से हर 5 विद्यार्थी में से एक विद्यार्थी असफल रहा है और 4 विद्यार्थी सफल रहे हैं। देखिए, पेपर 2 हिस्ट्री कठिन आया था, बहुत ही ज्यादा कठिन आया था, लेकिन देखिए नॉर्मलाइजेशन से यहाँ पर नंबर बढ़े हैं और लगभग 8 नंबर 10 नंबर का अंतर आया है। मतलब जितना अगर सपोज दैट किसी ने 100 उम्मीद किया है तो उसको 110 मिले हैं। इस तरह से नंबर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ, ज्यादातर लोग पास हुए। ठीक है, एक बात और आप लोगों से कहूंगा कि अगर आपके 100+ नंबर हैं तो बेहतरीन आप स्कोर कर रहे हैं, और जिनके कम भी नंबर है, मान लीजिए 75 पे 60 पे भी लोग पास हैं, कोई बात नहीं है, तो वह भी लोग अब अच्छा अचीव करेंगे और अच्छे तरीके से वह मेहनत करें। अभी समय है। देखिए, हमारा जो यह चैनल है इतिहास के प्रति प्रतिबद्ध है और जूनियर टीचर भर्ती की पूरी तैयारी कलावर की हमारे चैनल हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पे होगी। साथ ही साथ पेपर 1 और पेपर 2 मतलब टीजीटी और पीजीटी की पूरी तैयारी हमारे चैनल पे होगी। विशेषकर पेपर 2 की बात करूंगा तो देखिए मित्रों, जो भी लोग सीरियस हैं, जो भी लोग गंभीर हैं पेपर 2 के प्रति, पेपर 1 और पेपर 2 के प्रति, मतलब टीजीटी और पीजीटी दोनों की तैयारी कराऊंगा और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तैयारी होगी। और यह बात आप जान लीजिए, पूरा का पूरा एनसीईआरटी है। देखिए, नोट्स आप लोगों के लिए है, पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स दूंगा। कक्षा 9, 10, 11, 12 का पूरा नोट्स दूंगा। आपका टीजीटी और पीजीटी दोनों की तैयारी कराऊंगा और यह टीजीटी और पीजीटी दोनों तैयारी आपका 799 रुपए में होगा। 799 रुपए में होगा टीजीटी और पीजीटी दोनों तैयारी। मतलब पीजीटी में आपका सब्जेक्ट अगर इतिहास है तो उसकी तैयारी कराऊंगा, मतलब हिस्ट्री अगर आपका सब्जेक्ट है पीजीटी में तो इसकी तैयारी कराऊंगा। और साथ ही साथ अगर आपका टीजीटी में भी आपका जो इतिहास वाला पोर्शन है उसको भी मैं कंप्लीट कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ इतिहास के पोर्शन को। ठीक है, और कक्षा 6 से लेकर 8 तक का जो है उसका अलग शेड्यूल है। उसकी जो फीस है, जो जूनियर के लिए लोग तैयारी करना चाहते हैं, उसकी जो फीस है 599 रुपया है, मतलब जूनियर टीचर भर्ती के लिए। उसमें मैं आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एकदम धुआंधार ताबड़तोड़ बेहतरीन ढंग से सारे के सारे नोट्स दूंगा। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का पूरा हैंड रिटन नोट्स आपको दूंगा, टेस्ट सीरीज दूंगा, व्याख्या के साथ लेक्चर दूंगा और सब कुछ दूंगा आपको। इसमें 599 रुपए का कोर्स है आपका जूनियर टीचर भर्ती के लिए, और टीजीटी और पीजीटी के लिए 799 रुपए का कोर्स है, जिसमें पूरा का पूरा इतिहास आपका कंप्लीट कराया जाएगा और पूरा का पूरा नोट्स दूंगा। और एक बात और आपको बता दूं, अभी मैं कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि एसटीईटी की तैयारी जिन लोगों ने किया था हमारे चैनल से, जिन लोगों ने हमारा नोट्स लिया हुआ था, 100% लोग सफल हुए हैं, 100% सफल हुए हैं। ये छाती ठोक कर डंके की चोट पर सुई की नोक पर, यह बातें मैंने पहले भी कही थी और जब परीक्षा हुआ था उसके बाद भी कहा था कि देखिए पेपर कठिन आया, कुछ भी है, पेपर कठिन आया आसान आया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि किसी का क्वालिफाई नहीं रुकेगा और नहीं रुका है। कोई सिंगल बंदा अगर कोई हो जो मुझसे सीरीज लिया हो और वो आकर कमेंट करे कि हाँ मेरा रुक गया, नहीं कर सकता है, क्योंकि सब लोग सफल है। उसी तरह से बेहतरीन परिणाम आप लोग को देखने को मिलेंगे। और आज यह पहला लेक्चर वीडियो रहेगा, पहला लेक्चर वीडियो है ये आपका पीजीटी के लिए है, पहला लेक्चर वीडियो आपका पीजीटी के लिए है। ठीक है, और आप जान लीजिए, यह जो आपका कक्षा 9, 10 और 11, 12 का जो टीजीटी और पीजीटी होगा, ठीक है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी बेस। बीएसईबी ने, बीपीएससी ने पहले ही कह दिया कि हम एनसीईआरटी बेस ही कराएंगे, सारा का सारा क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी बेस आएगा, तो हम एनसीईआरटी को 100% फॉलो करेंगे, 100% फॉलो करेंगे। और साथ ही साथ बिहार बोर्ड की पुस्तकों को भी 100% फॉलो किया जाएगा। मैं डीयू के नोट्स को फॉलो करूंगा, दिल्ली पीजीटी का नोट्स भी इसमें फॉलो किया जाएगा, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का। ठीक है, इग्नू के नोट्स को भी फॉलो करूंगा, लेकिन एनसीईआरटी का 100% फॉलो करके बेहतरीन परिणाम आप लोग को देने का प्रयास करूंगा। तो कक्षा 11 और 12 जो पेपर 2 है, मतलब पीजीटी का है, तो आज यह पीजीटी की क्लासें शुरू हो रही हैं। ठीक है, और आज लेक्चर 1 है। ठीक है, लेक्चर 1 है पीजीटी का। ठीक है, ऐसे मैं कक्षा 9, 10 का भी कराऊंगा टीजीटी के लिए, तो उसका भी आपको सीरीज दूंगा। लेकिन यह बात आप जान लीजिए, अगर आप पीजीटी के लिए भी अगर आप पढ़ रहे हैं, टीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो यह बात आप जान लीजिए, यह बस 9, 10 से काम नहीं चलेगा, 11, 12 का भी आपको करना होगा। ठीक है, 11, 12 की भी एनसीईआरटी आपको देखनी होगी। कक्षा 9, 10 की तो देखनी है, लेकिन 11, 12 की भी एनसीईआरटी आपको देखनी होगी, यह बात आप जान लें।
और जो पीजीटी तैयारी कर रहे हैं वह भी जान लें, उनको 9, 10, 11, 12 सब देखना है। और साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो नोट्स होते हैं पीजीटी के, वह भी मैं आपको उसके आधार पर भी तैयारी कराऊंगा, इग्नू के नोट्स के आधार पर भी तैयारी कराऊंगा। हालांकि समय बहुत कम बचा हुआ है, हम विशेष रूप से पहला हम प्रयास करेंगे कि एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड को 100% फॉलो कर लें। तो आज यह पहला लेक्चर वीडियो है, ठीक है, पहला लेक्चर वीडियो है और पूरे के पूरे नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, देख रहे हैं ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, और ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 799 रुपए में आपकी टीजीटी और पीजीटी दोनों की तैयारी कराई जाएगी। कक्षा 9, 10, 11, 12 पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊंगा, बिहार बोर्ड कंप्लीट कराऊंगा। और अगर आप मिडिल की तैयारी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी फीस 599 रुपया है। तो जो भी लोग इच्छुक हैं वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है और ऊपर भी शो हो रहा है, ऊपर देखिएगा शो हो रहा है। और टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती रहती हैं, टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, लेखन कला और शहरी जीवन, यह चैप्टर जो लिया हूं मैं, लेखन कला और शहरी जीवन, यह एनसीईआरटी भारतीय इतिहास का चैप्टर है। एनसीईआरटी क्लास 11 का यह चैप्टर है, कक्षा 11 का यह चैप्टर है, लेखन कला और शहरी जीवन। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसे समझ लेते हैं और यह बहुत बड़ा चैप्टर है। एनसीईआरटी के जो भी चैप्टर हैं वो बहुत बड़े चैप्टर हैं। इसमें विशेष रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता को इंगित किया गया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता को आप 100% यहाँ पर आप सब कुछ समझ जाएंगे, सीख जाएंगे और ये सारे नोट्स आप लोग को मिलेंगे, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मैसेज कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेखन कला और शहरी जीवन, देखिए चैप्टर क्या कह रहा है। चैप्टर का जो पार्ट है लेखन कला और शहरी जीवन, इसका मतलब यह है कि लेखन की शुरुआत कैसे हुई है, कैसे लेखन कला की शुरुआत हुई है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता को लेखन कला की जननी माना जाता है। मतलब लेखन कला, जितना बढ़िया लिखने की कला मेसोपोटामिया ने डेवलप की, विकास हुआ, उतना सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता की तो आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, हालांकि वह भी समृद्ध थी लेकिन उसकी लेखनी को पढ़ा भी नहीं जा सका है। तो ठीक है, तो यह मेसोपोटामिया की सभ्यता में लेखन कला बहुत ही मजबूत था और शहरी जीवन भी की शुरुआत ही मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई थी। देखिए, शहरीकरण, शुद्ध शहरीकरण, सुदृढ़ शहरीकरण, ये सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। लेकिन शहरीकरण की शुरुआत की अगर देखा जाए तो यह मेसोपोटामिया की सभ्यता से शहरीकरण की शुरुआत हुई थी, लेकिन वह नियोजित नहीं था, वो बढ़िया नहीं था, बहुत ही सुंदर शहरीकरण नहीं था, आधुनिक शहरीकरण नहीं था। आधुनिक शहरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिला है, लेकिन शहरीकरण की शुरुआत जो हुई है मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई है। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? यह शब्द जो है मेसोपोटामिया, यह शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। मेसोस यानी मध्य, मेसोस यानी मध्य, और पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बना। मतलब जो मध्य भाग है वह नदी से मिलकर बना है, नदी से मिलकर बना है। तो आप जानते हैं दो नदियों के बीच का जो मध्य भाग होता है, दो नदियों के बीच के मध्य भाग को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ, मेसोस और पोटेमोस, मतलब मेसोस मानी मध्य और पोटेमोस मानी नदी से मिलकर बना। मतलब मध्य भाग क्या है? नदी से मिलकर बना है। मतलब मेसोपोटामिया क्या था? दोआब में था, दो नदियों के बीच यह शहर था। मेसोपोटामिया, दो नदियां कौन थी? मेसोपोटामिया जो था दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। तो मेसोपोटामिया जो है, एक तरफ से दजला नदी बहती थी, एक तरफ से फरात नदी बहती थी और यहाँ बीच में मेसोपोटामिया था। तो दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है मेसोपोटामिया। क्या है मेसोपोटामिया, इसे देख लेते हैं। तो दजला और फरात नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। मतलब आज जो आप लोग इराक देख रहे हैं, इराक, ईरान के बगल में इराक है, भारत के बगल में पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल में क्या है? पश्चिम में ईरान है, ईरान के पश्चिम में इराक है, ठीक है। तो आज जो इराक देख रहे हैं वहीं पर मेसोपोटामिया की सभ्यता पहले थी। शहरी जीवन का प्रारंभ इसी सभ्यता से होता है। तो देखिए, शहरी जीवन का प्रारंभ जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से होता है। लोग सिंधु घाटी सभ्यता जानते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहरीकरण था वह सुदृढ़ था, वह आधुनिक था, वह बहुत ज्यादा डेवलप था। अब यही समझ लीजिए कि अगर मेसोपोटामिया भागलपुर जैसा शहर था
तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई की तरह था, मतलब आधुनिकीकरण था उस सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन शुरुआत जो हुई है शहरीकरण की, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई है। तो शहरी जीवन का प्रारंभ इसी सभ्यता से होता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित एवं खगोल विद्या के लिए विश्व प्रसिद्ध था। ठीक है, विशाल एवं समृद्ध साहित्य भी मेसोपोटामिया की सभ्यता में बहुत ही अच्छा था। गणित एवं खगोल विद्या की भी जानकारी मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलती है। मेसोपोटामिया की भाषा क्या है, तो मेसोपोटामिया की भाषा देखेंगे। इस सभ्यता में सबसे पहले, मेसोपोटामिया की सभ्यता में सबसे पहले सुमेरियन भाषा का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले सुमेरियन भाषा का प्रयोग किया गया। सुमेरियन भाषा से भाषा डेवलप होती गई। अक्कडी भाषा का प्रयोग किया गया। अक्कडी के बाद आरमाइक भाषा का प्रयोग किया गया। मतलब सबसे पहले सुमेरियन भाषा, उसके बाद अक्कडी भाषा और उसके बाद आरमाइक भाषा बोली जाने लगी। ठीक है, अरे सम्राट अशोक के बहुत सारे उल्लेख आरमाइक भाषा में मिलते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो सुमेरियन भाषा, फिर अक्कडी भाषा और फिर आरमाइक भाषा में विकास हुआ था मेसोपोटामिया की सभ्यता का। 1400 बीसी में, मतलब 1400 बीसी मतलब ईसा मसीह की 1400 साल पहले, मतलब 1400 ईसा पूर्व में आरमाइक भाषा का प्रवेश हुआ। और यह जो आरमाइक भाषा है, यह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती है। हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी आरमाइक भाषा। 1000 बीसी के बाद इसका व्यापक प्रयोग होने लगा। मतलब 1400 बीसी तो शुरुआत हुई आरमाइक भाषा की, और 1000 बीसी मतलब 1000 ईसा पूर्व के बाद इसका व्यापक प्रयोग होने लगा आरमाइक भाषा का। आज भी इराक के कुछ भागों में यह भाषा क्या है, बोली जाती है। ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत, मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता की जानकारी के जो स्रोत हैं वह क्या क्या है, कहां कहां से मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इमारतों से मेसोपोटामिया की सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। मूर्तियों से जानकारी प्राप्त होती है। मेसोपोटामिया का एक नगर है उरूक नगर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मूर्तियां मिली हैं। स्त्री की एक मूर्ति मिली है संगमरमर की। ठीक है, तो मूर्तियों से भी ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। कब्रों से जानकारी मिलती है, आभूषण से जानकारी मिलती है, औजारों से, मुद्राओं से, मिट्टी की पट्टिकाओं से। मिट्टी की पट्टिका है मतलब मिट्टी की चादर है, उस पर कुछ लेख इंगित रहता था, लेख लिखा जाता था, तो उनकी पट्टिकाओं से भी क्या जानकारी मिलती है, और लिखित दस्तावेजों से। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति, अब मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति मानचित्र के माध्यम से देखेंगे। और मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो आप जानते हैं कि इस समय मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, जैसे मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वह कहाँ था, वह किस देश में मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी, तो वह इराक गणराज्य में। आज जो इराक है वह मेसोपोटामिया की सभ्यता वहीं पर विकसित हुई थी। यह क्षेत्र इराक गणराज्य का हिस्सा है। इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को देखिए, मेसोपोटामिया, जैसे मान लीजिए मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, तो इसके जो दक्षिणी, एक यह उत्तरी भाग था, ऊपर उत्तरी भाग और नीचे दक्षिणी भाग, तो इसका जो दक्षिणी भाग था यही आपका शहरीकृत था, शहरीकरण था, यहाँ पर शहर थे। ठीक है, दक्षिणी भाग में, तो इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को ही सुमेर या अक्कड कहा जाता था। तो दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता था, सुमेर। दक्षिणी भाग को सुमेर कहा जाता था, सुमेर या अक्कड। ठीक है, बाद में इसी भाग को क्या कहा जाने लगा, पहले सुमेर या अक्कड कहा गया, फिर बाद में बेबीलोनिया कहा जाने लगा। मतलब दक्षिणी भाग जो था शहरीकृत था, इसे सुमेर और अक्कड कहा गया, और बाद में इसे बेबीलोनिया नाम दिया गया। ठीक है, और उत्तरी भाग जो था वह असीरिया के कब्जा में था। असीरियाई जाति थे, उनके कब्जा में था उत्तरी भाग, इसीलिए इसको क्या कहा जाने लगा, असीरिया कहा जाने लगा। असीरिया मतलब उत्तर में क्या था, असीरिया था, और दक्षिण में क्या था, बेबीलोनिया था। और दक्षिण के बेबीलोनिया से ही क्या हुआ, शहरीकरण का विकास हुआ। आगे देखेंगे, उत्तरी भाग जो था असीरियाइयों के कब्जे में था, इसीलिए असीरिया कहा गया, और दक्षिणी भाग जो था वह बेबीलोनिया था। यहाँ शहरीकरण का विकास हुआ था। इस सभ्यता में नगरों का जो निर्माण है, अब देखिए, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, आप जानते हैं कि नगरीकरण की शुरुआत यहाँ से हुई थी, लेकिन नगरों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ, तो 3000 बीसी, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले, मतलब 3000 ईसा पूर्व में यहाँ इस सभ्यता में क्या हुआ, नगरों का विकास हुआ। 3000 बीसी, कहीं 3000 बीसी भी रहता है और कहीं 3200 बीसी भी रहता है, तो बस करीब ही है,
अब विद्वानों का अलग अलग मानना है, तो यह बस समझिए कि इस समय नगरों का विकास हुआ था। और यह कुछ नगर थे, कुछ महत्वपूर्ण नगर थे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे नगर थे, लोथल था, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा। उसी तरह से मेसोपोटामिया की सभ्यता में कुछ प्रमुख नगर हैं, उरुक नगर, उरुक है, फिर उर है, फिर मारी, यह 3 प्रमुख नगर हैं, उरुक, उर और मारी। यह मेसोपोटामिया की सभ्यता में प्रसिद्ध नगर थे, ठीक है, उरुक, उर और मारी। अब देखिए मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, यहाँ पर स्टेपी घास का मैदान है। आज भी जानते हैं स्टेपी घास के मैदान जो है कहाँ पाए जाते हैं, एशिया में भी पाए जाते हैं और यूरोप में भी पाए जाते हैं। जो यूरेशिया का भाग है, विशेष रूप से रूस का, साइबेरिया वाला रूस का जो क्षेत्र है, वह आपका स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। एशिया और यूरोप दोनों जगह स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। तो मेसोपोटामिया में क्या है, स्टेपी घास के मैदान थे। अतः कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हुआ। स्टेपी घास के मैदान में क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ और उसके साथ पशुपालन का भी विकास हुआ। मतलब मेसोपोटामिया में कृषि और पशुपालन दोनों के विकास हुए। लेकिन मेसोपोटामिया में जो औजार बनाया जाता था, औजार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग होता था, कांसा का प्रयोग होता था, कांसा का प्रयोग होता था, कांसे का ही औजार बनाया जाता था। अच्छा, कांसा को आप जानते हैं किस किस धातु का मिश्रण है कांसा, तो तांबा और टीन, तांबा और टीन, तांबा और टीन को उचित अनुपात में मिलाने पर क्या बनता है, कांसा बनता है, ठीक है। तो कांसे का ही औजार मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग प्रयोग करते थे। अब देखिए उरुक नगर है, जैसा हमने कहा ना, उरुक नगर में एक संगमरमर की स्त्री का सिर मिला है, स्त्री का सिर मिला है जो संगमरमर का है। तो देखिए उरुक नगर में एक स्त्री का शीर्ष मिला है, मतलब सिर, ठीक है, ऊपरी भाग, ठीक है, जो सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया है। तो सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया है स्त्री का सिर, ठीक है। और इसी सिर को क्या कहा गया है, वाका शीर्ष कहा गया है, वाका शीर्ष। इस सिर को क्या संज्ञा दिया गया है, वाका शीर्ष का, ठीक है, वाका शीर्ष का संज्ञा दिया गया है। अब ये आ सकता है कि वाका शीर्ष कहां से मिला है मेसोपोटामिया की सभ्यता में, तो वाका शीर्ष जो मिला है उरुक नगर में मिला है, जो स्त्री का है, स्त्री का सिर है, जो सफेद संगमरमर से बनाया गया है। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता में देखेंगे तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में श्रम विभाजन था। श्रम विभाजन मतलब हर वर्ग के लिए एक अलग अलग कार्य निर्धारित था, ठीक है। जैसे कोई बढ़ई का काम करता था, कोई राजगीर का काम करता था, कोई सैनिक था, ठीक है, कोई पंडित था, इस तरह से अलग अलग, कोई पुजारी था, ऐसे करके था, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन का झलक मिलता है। तो श्रम विभाजन भी था और सामाजिक संगठन, शहरी जीवन और अर्थव्यवस्था इसकी क्या थी, विशेषता थी। तो श्रम विभाजन और सामाजिक संगठन क्या थे, शहरी जीवन एवं अर्थव्यवस्था की विशेषता थे। यह खाद्य संसाधन में तो समृद्ध था। अब देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या है, खाद्य संसाधन थे, मतलब गेहूं की, जौ की, चावल की खेती, कपास मतलब आदि की खेती होती थी। खाद्य संसाधन भरपूर मात्रा में थे मेसोपोटामिया की सभ्यता में, लेकिन खनिज संसाधनों का अभाव था, मतलब लोहा का, चांदी का, सोने का, बहुमूल्य पत्थर का अभाव था। लेकिन खाद्य संसाधन में क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग समृद्ध थे। तो अब मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग जो थे, खनिज संसाधन अगर मंगाना रहता था, धातु मंगानी रहती थी, बहुमूल्य पत्थर मंगाना रहता था, तो वह दूसरे देशों पर आश्रित थे। मतलब वह तुर्की से, ईरान से और खाड़ी देशों से क्या करते थे, वह खनिज संसाधन मंगाते थे। और खनिज संसाधन किस लिए मंगाते थे, औजार बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए, ठीक है। यहां व्यापार के लिए परिवहन व्यवस्था अच्छी थी। व्यापार के लिए क्या था, परिवहन व्यवस्था अच्छा था, परिवहन व्यवस्था भरपूर थी व्यापार के लिए, ठीक है। अच्छा, परिवहन का कार्य कैसे होता था, तो परिवहन का कार्य क्या होता था, जलमार्ग के द्वारा ही परिवहन का कार्य होता था, ठीक है। आप जानते हैं कि भारी वस्तुओं का, आज भी अगर भारी वस्तुओं का निर्यात करना होता है, आयात करना होता है, तो एरोप्लेन के द्वारा बहुत कम ही निर्यात आयात होता है। ज्यादातर निर्यात आयात क्या होता है, जलमार्ग के द्वारा होता है, ठीक है, क्योंकि वह सस्ता भी होता है, सुलभ भी होता है और सुरक्षित भी होता है, ठीक है। तो जलमार्ग द्वारा फरात नदी व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी। मतलब फरात नदी से ही खाड़ी देशों, तुर्की, ईरान आदि खाड़ी देशों से व्यापार होता था फरात नदी के द्वारा, ठीक है। शहरी अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब, लेन देन रखने के लिए लेखन कला का विकास हुआ। अब शहरी अर्थव्यवस्था है,
वो तो वहाँ भाई जब शहरीकरण होगा, हिसाब किताब होगा, लेन देन होगा, आयात निर्यात आदि होगा, तो लेखन कला का भी विकास हुआ था। ठीक है, ठीक है मित्रों, अब अगले हम लोग अभी इसी चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी होंगी। तो यह पहला लेक्चर था और यह कक्षा 11 का यह आपका पहला सीरीज था, और यह टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए कंबाइन है ये। ठीक है, विशेष रूप से देखिए अगर देखा जाए तो पीजीटी के लिए ही है, क्योंकि लेकिन यह बात आप जान लीजिए जो टीजीटी वाले हैं उनको भी थोड़ा सा अपने हाई लेवल पढ़ना होगा, 11-12 की चीजें पढ़नी होंगी। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग।